हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSc क्लास 12 से D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत कविता जिसका नाम है स्नेक या दी स्नेक, D.H. लॉरेंस। यह बहुत ही खूबसूरत कविता है। आइए जानते हैं पहले हम D.H. लॉरेंस के बारे में। ठीक है, D.H. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, और इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 को ईस्टवुड नामक स्थान पर, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, और इनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 को फ्रांस में। ये अंग्रेजी के एक नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार थे, पोएट थे, प्ले राइटर थे यानी नाटककार थे, निबंधकार थे, क्रिटिक थे, और सबसे खास बात कि एक पेंटर भी थे। तो अगर इनके बारे में और बात किया जाए तो इन्होंने आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के अमानवीय प्रभाव के विस्तारित प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व किया है। अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समाज का नेतृत्व करने का कार्य किया है, और इनकी यह जो रचना है जिसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, स्नेक, यह भी एक ऐसी ही रचना है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाती है। इनके पिता एक शराबी थे और जिससे ये सदैव नाखुश रहते थे, और यही कारण है कि इन्होंने अपने माँ को फॉलो करना शुरू किया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में अगर हम देखें, इनकी एक प्रमुख कृतियां रही हैं, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो 1909 में यानी 1909 में प्रकाशित हुई थी। द व्हाइट पीकॉक जो 1911 यानी 1911 में प्रकाशित हुई थी। द ट्रेसपासर जो 1912 में, सन्स एंड लवर्स 1913 में, द रेनबो 1915 में, द लेडी कैथेल्स लवर 1926 में प्रकाशित हुई। और अब बात करते हैं इस खूबसूरत सी कविता का, जो कि सामाजिक शिक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा व्यंग है। देखते हैं कवि इस कविता में क्या कहते हैं। एक लंबी कविता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे एक एक पंक्ति का और जितना गूढ़ विश्लेषण हो सके वो मैं आप तक रखूं, ताकि यह कविता आपके हृदय में छप जाए। यही हमारा प्रयास होगा। आइए देखते हैं यह कविता। कवि कहते हैं, स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉप, स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉप on a hot day and I in pajamas for the heat to drink there। देखिए, यहाँ पर कवि के भावों को देखते हैं। क्या कहते हैं कवि? कहते हैं कि एक सांप, स्नेक यानी एक विषधर, क्या हुआ तो ऑन अ हॉट डे, बहुत गर्मी के समय में, यानी गर्मी के बहुत दिनों में, जिस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी, और उस गर्मी के कारण मैं जो था वो घर का जो कपड़ा होता है पैजामा, उसमें था, वहां पर पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक देयर इन द डीप स्ट्रेंज सेंटर्ड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री। कहां पर? एक विशाल घने अद्भुत सुगंधित छाया वाले कैरोब ट्री के छाया में, यानी कैरोब का ट्री था, उसके नीचे बरगद के पेड़ की छाया में क्या है? आई
came down the steps with my pitcher. मैंने अपनी लोटे यानी जो बर्तन था मेरा के साथ सीढ़ी से उतरा. And must stand and wait, for there he was as the throw before me. तो कभी जो है वो अपने जहां पर उसका जल है, पीने का साधन है, वहां पर वो आता है. क्यों आता है? पानी पीने के लिए. लेकिन जैसे ही कभी अपनी सीढ़ियों से उतरता है तो वहां देखता है, वहां पर कभी क्या करता है? वेट करता है. क्यों वेट करता है? क्योंकि एक स्नेक जो है वो उससे पहले ही उस पानी के बर्तन के पास, उस नाद के पास जहां पानी रखा हुआ था, वहां पहुंच चुका है. बिफोर यानी बिफोर मी, कभी कहता है बिफोर मी, मुझसे पहले पहुंच चुका था. इसलिए मैं क्या करूं? इंतजार करूं, अवश्य इंतजार करूं खड़े होकर, क्योंकि वह जो स्नेक है वो मुझसे पहले पहुंच चुका था. अब कहता है he reached down from up his sure fissure in the earth wall in the gloom and dragged his yellow brown slackness soft railed down over the edge of the stone throw. अब क्या कहता है कभी कि वह नीचे उतरा था. कहां से उतरा था? मिट्टी के दीवार में जो दरार बनी होती, कभी कभी आपने भी देखा होगा कि मिट्टी या ईंट की जो पुरानी दीवार होती है उसमें बीच में कुछ छिद्र रह जाते हैं. तो ऐसे ही एक छिद्र से वो निकला था और वह अपने पीले धूड़े से जो उसका पेट है उसको ढीला करके, जैसे आपने किसी सांप को चलते हुए देखा होगा, वो सरीसृप होते हैं, वो उनके पास शरीर में हड्डियां नहीं होती है और वो पांव भी नहीं होते हैं, तो वो अलग तरीके से चलते हैं सरीसृप की भांति. तो उसी प्रकार से अपने शरीर को सिकोड़ते हुए वो क्या कर रहा है कि आगे बढ़ता है, पत्थर के किनारे से होते हुए वो उस तरफ बढ़ता है. एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और पत्थर के तली पर जो उसका गर्दन है उसको वो रख दिया. एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently. और जहां जो पानी टपक रहा था नलके से, तो जहां पे थोड़ा सा साफ सुथरा पानी था, जहां क्लियरनेस था, इन स्मॉल क्लियरनेस, जहां थोड़ा सा साफ सुथरा पानी था, उसने घूंट घूंट पानी पिया अपने सीधे मुंह से और सॉफ्टली ड्रैंक, बड़े आराम से पिया अपने मसूरों से, अपने ढीले से लंबे शरीर के अंदर, यानी उसका जो शरीर था वो लगातार प्यासा है तो वो पानी की तरफ एकदम ध्यान मग्न होकर के क्या कर रहा है कि पानी पी रहा है, साइलेंटली, यानी कि खामोशी के साथ. Someone was before me at my water throw and I liked a second come of waiting. कभी सोच में है कि कोई मेरे से पहले, मुझसे पहले आया था मेरे जलाशय के पास जहां पानी है वहां, और मैं दूसरे नंबर की तरफ इंतजार कर रहा था और मैं रुक करके देख रहा था उसको पानी पीते हुए. सेकेंड कमन की बात ही, जैसे पंक्ति में मैं दूसरे नंबर पे खड़ा हूं उसी प्रकार से मैं इंतजार कर रहा था. He lifted his head from his drinking as cattle do. जैसा कि मवेशी करते हैं, मवेशी पानी पीते पीते कभी सर उठाते हैं, आपने भी कभी मवेशी को पानी पिलाया होगा किसी जानवर को, तो वो क्या करते हैं, आधा पानी जब पी लेते हैं तो एक बार सिर उठाते हैं. तो उसने अपने सिर को ऊपर उठाया जैसे कि अन्य मवेशी उठाते हैं, as drinking, पानी पी करके. and looked at me, और मेरी तरफ देखा, vaguely, मेरी तरफ देखा, vaguely, as drinking cattle do, जैसे पानी पीते हुए मवेशी देखते हैं वैसे तिरछी नजर से उसने मेरी तरफ देखा.
and flickered his two frog tongue from his lips and mused a moment. और फिर क्या किया, और अपने ओठ के अंदर से अपनी दो धरी दी, मतलब आपने सांप की जीभ देखी होगी, बीच से वो कटा हुआ होता है, दोनों तरफ होता है, तो उससे ना अपने मूंछों को जैसे साफ करता है, अपने ओठ को पोंछता है, वैसे ही फड़फड़ाया, वैसे ही पोंछा और एक पल के लिए सोच में पड़ा रहा और कुछ देर तक वो वहां पर सोचता रहा। ठीक है, अब इसको आपको गौर करते रहना है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कविता है। यहाँ पर कुछ और चीजें जो आगे आपको मिलेंगी वो एक मैसेज है। तो from his lips and mused a moment, कुछ पल के लिए रुका and stopped and drank a little more, और रुकने के बाद क्या किया कि फिर थोड़ा सा झुका और पानी पिया। Pink earth, brown earth, golden from the burning balls of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. अब पृथ्वी जैसा कि भूरा होने पर सुनहला होने के कारण, अब क्या होता है कि जब जून जुलाई का महीना होता है उसमें गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है और भुना हुआ जो कोई चीज होता है उसका रंग सुनहला हो जाता है, उसका रंग भूरे जैसा हो जाता है। तो चमकती हुई धूप के कारण जो है ना, ऐसा लग रहा है कि धरती से ज्वालामुखी धुएं के साथ निकल रही है। और कवि का ऐसा यहाँ पे मानना है कि पृथ्वी के अंदर रहने के कारण उसका जो रंग है वह भी सुनहला हो गया है। और ये जुलाई की गर्मी के कारण तप करके ही उसका जो शरीर है वो ऐसा हो गया है। सिसिलियन जो ऐसा ये लेखक के देश का है, तो जुलाई की गर्मी के कारण ही उसका जो शरीर है वो वैसा हो गया है। अब ये पंक्ति बड़ी मैसेज देने वाली है, कहती है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। तभी क्या हुआ कि मेरी शिक्षा ने, मैंने जो शिक्षा ली थी उसने मुझसे कहा, मेरे मन ने मुझसे कहा कि मस्ट बी किल्ड, वह मार दिया जाना चाहिए, उसे अवश्य ही मारा जाना चाहिए, ही मस्ट बी किल्ड। अब देखिए इतनी देर से कवि उसके क्रियाकलापों का आनंद ले रहा है और अचानक से उसका एजुकेशन कहता है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरी शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा ही मस्ट बी किल्ड, उसे अवश्य ही मारा जाना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर, क्या है, द गोल्ड आर वेनेमस। क्योंकि सिसिली में काले सांप जो होते हैं ना वो निर्दोष होते हैं और सुनहले जो होते हैं, यानी इस प्रकार के जो तपे हुए होते हैं, वो जीवित रहने के योग्य नहीं होते हैं क्योंकि वो निर्दोष नहीं होते हैं। एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन, मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा, कभी कहते मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा इफ यू वर अ मैन, अगर तुम एक इंसान हो, यू कुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ, तो तुम अगर आदमी हो तो आदमी की तरह रिएक्ट करो, और आदमी की तरह रिएक्ट क्या करो, यू टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ, एक स्टिक उठाओ और उसको खत्म कर दो, एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसको अभी खत्म कर दो। अब अंतरात्मा से कवि की आवाज आ रही है कि तुम अगर आदमी हो तो आदमी की तरह रिएक्ट करो, क्योंकि दुनिया में इंसान ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो बिना किसी कारण के भी किसी को क्षति पहुंचा सकता है, और दुनिया में ऐसा दूसरा कोई प्राणी नहीं है जो अकारण किसी को क्षति पहुंचाए। तो कहता यू टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, तो अगर तुम इंसान हो तो उसको अभी छड़ी लो और उसको खत्म करो। अब कभी कहते हैं बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम,
लेकिन कवि कहते हैं कि मेरा मन एक और ये भी कह रहा है कि तुमने उसे कितना पसंद किया। How glad I was he had come like a guest inquired to drink at my water trough. मुझे कितनी खुशी हुई कि वह शांति से अतिथि की तरह आया था मेरे पानी के नाद पर पानी पीने के लिए। And depart peacefully, pacified and thankless, और प्रस्थान करता है शांतिपूर्ण मेल मिलाप से और कृतज्ञता से, यानी थैंकलेस, बिना आभार प्रकट किए हुए कृतज्ञ की भांति वहां से वह प्रस्थान करता है। इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ, इस धरती के दहकते हुए गर्भ में, यानी कि अपने बिल की ओर। Was it cowardice that I dared not to kill him? अब कवि कहता है कि was it cowardice that I dared not kill him? क्या यह कायरता है, क्या यह कायरता थी कि मैंने उसे मारने की हिम्मत नहीं की? अब ह्यूमन एजुकेशन में तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि सांप को मार देना चाहिए, वो जहरीले होते हैं। लेकिन एक मानवता जो कवि के अंदर, उसने उसे मारने नहीं दिया। तो दूसरी ओर से आवाज आ रहा है कवि के मन में कि क्या तुम्हारे अंदर वो कायरता थी कि तुमने उसे जाने दिया, तुमने उसे मारने की हिम्मत नहीं की? Was it perversity that I long to talk to him? और कवि कहते हैं कि ये क्या था, क्या ये पागलपन था कि मैं उससे बात करना चाहता था? Was it humanity to feel so honored? और क्या यह इंसानियत थी, क्या यह मानवता था, क्या यह नम्रता थी कि मैं इतना सम्मानित महसूस करने लगा? I felt so honored. मैंने खुद को बहुत सम्मानित महसूस किया। और क्यों सम्मानित महसूस किया? क्योंकि मैंने एक मूक पशु की लिए आतिथ्य किया था। एंड एक दोज वॉइसेस, और फिर से अंतरात्मा की वही आवाज, यू वर नॉट एफ्रेड यू वुड किल हिम। फिर अंतरात्मा से आवाज है कि नहीं, तुम तो भयभीत हो उससे, तुम तो डर गए हो, तुम्हारे अंदर कायरता है, तुम्हारे अंदर बुजदिली है, इसलिए तुम उसको मारना नहीं चाहते हो। इफ यू वर नॉट एफ्रेड, अगर तुम उससे भयभीत नहीं होते, यू वुड किल हिम, तुम उसको अवश्य मार देते। अगर तुम भयभीत नहीं होते तुम उसको अवश्य मार देते। एंड ट्रूली आई वॉज एफ्रेड, आई वॉज मोस्ट एफ्रेड। और वास्तव में मैं डर गया था, मैं सबसे अधिक डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन मैं जितना डरा हुआ था उससे कहीं ज्यादा खुद को गौरवान्वित, सम्मानित महसूस कर रहा था। That he should seek my hospitality, कि वो मेरी जैसी मेहमानबाजी, मेरे जैसे सम्मान की तलाश करेगा। From out of the dark door of the sacred earth, पृथ्वी के गुप्त अंधेरे दरवाजे, यानी कि जो बिल से वो आया था उस डार्क डोर से बाहर, उसको इंसानियत समझ में आएगी कि इंसानियत ऐसी होती है। लेकिन वास्तव में क्या इंसानियत ऐसी होती है? He drank enough, उसने काफी पानी पिया। And lifted his head dreamily as one who has drunken, और उसने सिर को उठाया ख्यालों के साथ, जैसे कोई शराब पी रहा। And flickered his tongue like a hot night on the air so bad, और फिर अपने जीभ को फड़फड़ाया जैसे बिखरी हुई हो दो रातें हवा में, बहुत ही काली। So black, अब यहाँ पे रात का जिक्र करना क्यों जरूरी है? अब उसका जो कृतज्ञता थी उसकी, वह लेखक को उतनी ही काली लग रही है जैसे रात काली होती है, वैसे उसकी जीभ के दो हिस्से जो है वो उसको काले लग रहे हैं। Seeming to
licked his lips, अपनी होठों को चाटते हुए दिखाई, and looked around like a god and seeing into the air. और एक भगवान की तरह चारों ओर देखा, हवा में जो चीज दिखाई नहीं दी, जैसे बेपरवाह अंदाज में उसने हवा में चारों ओर देखा, एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे से अपना सिर पलटाया, एंड स्लोली वेरी स्लोली एज ए फ्राइड स्ट्रीम, और धीरे धीरे बहुत धीरे मानो जैसे वो बेखबर हो। किस बात से बेखबर हो? कि मैं उसे देख भी रहा हूं, मैं उसको क्षति भी पहुंचा सकता हूं, इस बात से जैसे वो बेखबर हो। वैसे proceeded to draw his slow length curving round, आगे बढ़ा, कर्व करता हुआ, यानी शरीर को मोड़ता हुआ, जैसे पलटते हैं कर्व करते हैं वैसे कर्व करता हुआ वो मुड़ा। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और फिर चढ़ गया मेरे दीवार के सतह से टूटे हुए टीले पर। क्या करता है? फिर से वह वापस उस तरफ वॉल फेस की ओर, जहां से वो आया था उस छेद की तरफ बढ़ गया। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ग्रेटफुल होल, और जैसे ही उसने अपना सिर उस भयानक छेद में डाला, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप स्नेक ईटिंग हिज शोल्डर्स एंड एंटर्ड फर्दर, और जैसे ही वह धीरे धीरे अपने शरीर को उस छेद के अंदर खींचा, अपने कंधों को सांप की तरह, जैसे सांप छिछलते हुए जाते हैं, प्रवेश किया। A sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, एक तरह की डर, एक तरह का विरोध, किस बात का? उस छिद्र में उसके घुसने के खिलाफ एक विरोध एक मन में आया। ये कैसा सांप था, मैंने इसका स्वागत किया, मैंने इसे इस गर्मी में पानी पीने दिया, यह आया, मैंने इसके लिए इंतजार किया, यह आया, लेकिन इसने मेरा धन्यवाद भी नहीं किया। इंसान तो इंसान है, कैसे बर्दाश्त कर ले कि कोई जीव आया और उसका आतिथ्य स्वीकार किया, लेकिन धन्यवाद भी नहीं दिया, सीधा क्या किया? मुड़ गया। ये तो बड़ा अजीब बात हो गया। Deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me now his back was turned. कहता है एक तरफ का डर के ने जानबूझकर जैसे अंधेरे में जा रहे हैं और धीरे धीरे खींच रहा है अपने आप को पीछे से उसके तरफ। अब कवि को यह विश्वास हो गया कि उसका जो पीठ है वह घूम गया है, पूरी तरह से वो अपने मार्ग को परस्त कर रहा है, अपने मार्ग की ओर बढ़ चुका है। और कवि के मन में बहुत सारी बातें चल रही है, मार दूं छोड़ दूं, मार दूं छोड़ दूं, डरा हुआ तो नहीं हूं कि नहीं मार रहा हूं, कैसे मार दूं, ये गेस्ट बनकर आया है, ये बातें आ रही। एक और जो उसके अंदर मानवता है वो उसको रोक रही है, दूसरे अंदर जो उसका सोशल एजुकेशन है, सामाजिक शिक्षा है, वो उसको उकसा रही है। उसी उदेरबुन में आई लुक्ड अराउंड, आई पुट डाउन माय टीचर, उसी समय क्या किया उसने, अपना जो बर्तन था जल का वो नीचे डाल दिया और चारों तरफ देखा। आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, एक बेकार सा लट उठाया, एंड थ्रू इट एट द वाटर थ्रो विद अ क्लैटर, और इसे घुमाकर पानी के नाद में फेंक दिया, विद अ क्लैटर यानी शोरगुल के साथ। अब इसका मकसद क्या रहा होगा कवि का? कुछ पल के लिए सोचिए। शायद सांप को डराना कि तुम शायद जीवित हो तो मेरे एहसान के बदौलत जीवित हो, नहीं तो तुमको मार दिया जाता। उसने एक लट उठाया और दे मारा जल पात्र की ओर। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे लगता है कि इसने उसे चोट नहीं पहुंचाया। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड convulsed in the undignified haste,
मुझे लगता है कि इसने उसे चोट नहीं पहुंचाया। But suddenly that part of him that was left behind convulsed in an undignified haste. लेकिन अचानक उसके शरीर का वह हिस्सा जो पीछे छूट गया था, उसमें ऐंठन होने लगी जल्दीबाजी में। उसमें अकड़न होने लगी। हालांकि कवि की जो इच्छा थी वो उसको मारने की नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उसने वो लठ उठाकर जलपात्र पे दे मारा तो क्या हुआ, वहां पे ऐंठन होना शुरू हो गया। अब कहता है कि राइट लाइक लाइटिंग एंड वाज गॉन, बिजली की तरह मुड़ा और वह झट से अंदर चला गया। बिजली की तरह मुड़ा और झट से अंदर चला गया। Into the black hole, the earth leapt secure in the wall front, अंधेरे में, उसी दीवार में बने क्षेत्र में जहां से वह आया था। At which in the intense still noon, I started with fascination, जिस पर दोपहर की गहरी धूप पड़ रही थी, मैंने सम्मोहन के साथ देखा। मैंने बहुत ही सम्मोहित होकर के उसकी ओर देखा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और तुरंत ही मुझे पछतावा होने लगा। किस बात का? वो लठ जो चलाई थी उसकी। आई थॉट हाउ paltry, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। कभी सोच रहा है कि मैंने कितना घटिया काम किया है, कितना बेहुदा काम किया है। एक ऐसा घटिया काम कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? अब कभी इस चिंता में है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किस प्रकार का घटिया काम मैंने किया है? कौन सा घटिया काम? उस पर स्टिक चलाने जैसा घटिया काम मैंने किया है। कभी को ये परेशान कर रहा है। और ऐसा क्यों किया मैंने? कभी सोच रहा है कि ऐसा क्यों किया मैंने। I despise myself and the voices of my accursed human education. मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने बहुत ही गिरा हुआ काम किया है। और वो ऐसा क्यों किया मैंने? उस घटिया, उस ह्यूमन एजुकेशन के कारण किया, उस सोशल ह्यूमन एजुकेशन के कारण किया जो मुझे समाज ने सिखाया था। एक ऐसी मानव शिक्षा थी जिसकी आवाज ने मुझे विवश कर दिया उसके ऊपर प्रहार करने के लिए। एंड आई थॉट ऑफ द एल्वेस्ट्रॉस। और तब मैंने अपने अंदर की कमी को ढूंढा। ये कमी मेरे अंदर कहां से आई, क्यों आई? एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माय स्नेक। और फिर मेरी मानवता ने मुझसे विवश किया। And I thought of the albatross. फिर कभी अपने अंदर की खामियों को ढूंढने में लग गया। And I wished he would come back my snake. कि मेरा वो सांप फिर से वापस आएगा। अब मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही थी। और he seemed to me again like a king. क्योंकि वो मुझे फिर से एक राजा की तरह लग रहा था। क्योंकि वह उसे एक राजा की भांति लग रहा था। Like a king in exile. Like a king, एक राजा की भांति। In exile. Uncrowned. Uncrowned. In the underworld. एक ऐसे राजा की भांति जो पूरे विश्व में अज्ञात हो,
नाउ ड्यू टू बी क्राउनेड अगेन, आज फिर से उसे ताज पहनाया जाने वाला एक ऐसा राजा जो अज्ञात है, यानी जो सम्मान का अधिकारी है लेकिन सम्मान से वंचित है, उसे फिर से सम्मान देने के लिए कवि के मन में इच्छा हो रही कि एक बार वो कम से कम मेरे पास आ जाता, तो मैं उसका फिर से सम्मान करता और अपनी जो गलती ह्यूमन एजुकेशन के कारण मैंने की है उससे उसका पछतावा कर लेता। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड, और इसलिए मैंने नाउ ड्यू टू बी क्राउन्ड अगेन, उसे फिर से सम्मानित करता। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इसलिए मैंने राजा में से एक के साथ अपना मौका गवा दिया, जीवन का एक अवसर मैंने गवा दिया जो आज मेरे पास था, किसी का क्या करने के लिए, आतिथ्य करने के लिए। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और मेरे पास कुछ करने के लिए है। पिटीनेस, एक ओछापन, एक ऐसा ओछापन मेरे पास है करने के लिए, एक ऐसी छोटी हरकत थी मेरे पास करने के लिए जो मैंने आज कर दी। दोस्तों, कवि के पास एक सांप आता है पानी पीने के लिए गर्मी के दिनों में, और कवि उसको बैठ करके देख रहा है, उसका इंतजार कर रहा है, बैठ करके नहीं, खड़ा होकर के उसका इंतजार कर, उसका आतिथ्य कर रहा है। वह पानी पीता है और तब तक कवि को बहुत प्रसन्नता मिलती है कि आज मेरे दरवाजे पर कोई प्यासा पानी पीकर जा रहा है। लेकिन नहीं, तभी उसके अंदर से ह्यूमन एजुकेशन कहता है कि सांप तो मारने के लिए होते हैं, उसको जिंदा छोड़ना ही नहीं है, तुम उसको जिंदा कैसे छोड़ सकते हो। कवि का हृदय कहता है कि नहीं, वो तुम्हारा अतिथि है, उसको मारना नहीं है। लेकिन मानवीय शिक्षा कहती है कि वो सांप है, उसको मार देना चाहिए। वो वापस मुड़ता है, कवि का धन्यवाद किए बगैर जाने लगता है, और कवि की व्यक्तिगत जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उस पर सामाजिक मानवीय शिक्षा प्रबल हो जाती है, और कवि उस पर प्रहार कर बैठता है और फिर बाद में पछताता है। बिल्कुल, कवि ने एक बहुत ही खूबसूरत व्यंग किया है इस समाज के ऊपर, मानवीय शिक्षा के ऊपर। इस संसार में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और उसमें मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो अकारण भी किसी को क्षति पहुंचा देता है अपने वर्चस्व के लिए। कवि ने भी ऐसा ही किया। लोग उसे डरा हुआ न समझे, उसकी आत्मा ने भी उससे कई बार यह प्रश्न कर दिया कि कहीं तुम भय से तो उसको नहीं मार रहे हो, और इन्हीं कारणों से कवि ने उस पर प्रहार कर दिया। हम भी कई मौकों पर ऐसा करते हैं। कवि की इस कविता का उद्देश्य हमें यह बताना है कि यह एक ओछी हरकत है और हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका नुकसान पहुंचाना एक ओछापन है, एक गिरी हुई हरकत है, छोटी सोच है। और कवि ने वैसा कर दिया एक सामाजिक शिक्षा के कारण, जो उसने सीखा था उसके कारण, ह्यूमन एजुकेशन के कारण। तो यह एक व्यंग भी है हमारे मनुष्य जाति के लिए कि हम अकारण भी दूसरे को क्षति पहुंचा देते हैं, जबकि दूसरे जीव ऐसा नहीं करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये कविता जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।